आज के लेक्चर में विल बी स्टार्टिंग विद समथिंग इंटरेस्टिंग और काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं। और काइनेमेटिक्स में देखो, बचपन से ही जब आपने 8th 9th से ही पढ़ना शुरू किया होगा तो आपने देखा होगा कि यार एक डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है एक चीज, और एक चीज होती है डिस्प्लेसमेंट। और हमेशा से होगा कि यार डिस्टेंस ट्रेवल तो स्केलर होता है, इसको आराम से निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, इसमें आई जे के वगैरह लगते हैं, उसको निकालने में थोड़ा सा ज्यादा मजा आता है। आई विल नॉट से दैट इट इज डिफिकल्ट, आई जस्ट से दैट इट्स अ लिटिल मोर इंटरेस्टिंग। बात इसकी एग्जैक्टली उल्टी होती है। पहला पॉइंट अपन ये रिवाइज करेंगे, ये बहुत कॉमन सा पॉइंट है, सबने अपने अपने बैचेस में देखा ही होगा वैसे, बट स्टिल एक इजी चीज से ही स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा बेटर रहेगा। डिस्टेंस ट्रेवल निकालना कई बार थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखाता हूं। जैसे मान लो मैं आपको देता हूं कि एक पार्टिकल है, और ये मान लो एक कर्व के अलोंग जा रहा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यू नो दैट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय नाउ यू नो वेरी वेल कि ये पैराबोला की इक्वेशन होती है। और जैसे आप ये देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन भी आप देखोगे तो कुछ पैराबोलिक ही रहता है, उल्टा पैराबोला होता है। मैंने आसान वाला थोड़ा सीधा पैराबोला कर दिया है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो एक पार्टिकल जा रहा है अलोंग अ कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये स्टार्ट करता है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 से, मतलब ओरिजिन से स्टार्ट करता है, चलता जाता है, चलते चलते चलते, देखो इसका रास्ता तो लंबा है, जाना तो इसे इंफिनिटी तक है। लेकिन मान लो अपन खाली इसको, भाई अपने पास तो काम धंधा है ना, पार्टिकल के पास नहीं है, बट हम इसे मान लो ऑब्जर्व करते हैं खाली फॉर सम टाइम। और मान लो अपन इसको इतने टाइम तक ऑब्जर्व करते हैं जब तक ये x इक्वल टू ए और y इक्वल टू ए स्क्वायर तक नहीं पहुंच जाता है। इधर से इधर तक अपन पार्टिकल को ऑब्जर्व करते हैं। तो हमारा आज का पहला रिवीजन पॉइंट ये है कि अगर अपना पार्टिकल 0,0 से कहां तक जा रहा है, a कॉमा ए स्क्वायर, यू कैन सी जब y की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू जब a होगी, तो इस इक्वेशन से आप खुद ही देखो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू a स्क्वायर हो जाएगी। तो 0,0 से अगर अपना पार्टिकल उठता है, जाता है a कॉमा ए स्क्वायर तक, तो इस पार्टिकल का डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा, ये अपने को निकालना है। और सबसे पहले तो थोड़ा सा आप अपने साइड से, आई गिव यू 2 मिनट्स, आप अपने साइड से थोड़ा सा इसको ट्राई करके देख लो, बिकॉज आसान सी चीज लग रही है, ज्यादा कुछ मुश्किल होती भी नहीं है, कि बड़ी बेसिक सी चीज होती है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड सो ऑन। तो आप अपने साइड से इसको थोड़ा सा ट्राई करके देख लो, और बन जाता है तो बेस्ट, बिकॉज रिवीजन में अपना टारगेट यही है कि जो आपको खुद से बन रहा है आपको वो भी चेक करना है, और कहीं कहीं अगर थोड़ी बहुत कुछ दिक्कत होती है तो आई विल हेल्प यू आउट। तो स्टार्टिंग मैंने बड़ी सिंपल सी चीज से करी है, स्टार्टिंग हमेशा थोड़ी इजी होनी चाहिए, बिल्कुल मेंस लेवल टाइप की जो कंसेप्ट्स होते हैं वहां से अपन स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। तो सबसे पहले तो यू हैव योर 2 मिनट्स, आप इसे अपने हिसाब से थोड़ा सा ट्राई कर लो। ओके, नाउ वन पर्सन इज आस्किंग व्हाट इज एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई क्या होता है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होता है आपका एक्स एंड वाई। देखो बिल्कुल बेसिक 9 10 की चीजें तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, थोड़ी बहुत आपको आती होंगी, 9 10 भी नहीं, बिल्कुल 8th की, बिकॉज 7th 8th में आपको बताते हैं कि एक्स और वाई क्या होता है। तो एक्स और वाई का मतलब है कोऑर्डिनेट्स। कर्व की इक्वेशन क्या होती है, ये छोटी मोटी चीजें तो आई एम अज्यूमिंग दैट अगर आप विजार्ड सीओसी में हो तो आपको ये चीजें आती होंगी। और क्या पूछ रहे हो, एक अभिनव ने कुछ आंसर दिया है, वेरी गुड अभिनव, इट्स अ गुड अटेम्प्ट, a cube by 3, but the answer is not right, but it's good that at least you are attempting the question. अच्छा, कोऑर्डिनेट्स एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, कोऑर्डिनेट्स आप देख लो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, नहीं कोऑर्डिनेट सही दिए मैंने। ये आप देखो, जब x का वैल्यू a होगा तो y कितना होता है, y हमेशा x को स्क्वायर करके आता है। y की वैल्यू आप देखो, तो अगर x का वैल्यू जब a है तो y का वैल्यू कितना होगा, y का वैल्यू x की वैल्यू को स्क्वायर करके आएगा, तो ये आपका a स्क्वायर होगा। तो ये कोऑर्डिनेट्स भी, एक बच्चा पूछ रहा है कि कोऑर्डिनेट्स उल्टा नहीं होना चाहिए, द आंसर इज नो, ये बिल्कुल उल्टा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही कोऑर्डिनेट्स है। Arnav has given me an answer, Unnab also has given me an answer, that's good answers,
सही नहीं आ रहे हैं अभी तक, बट अच्छी बात है, आंसर्स आप कुछ निकाल रहे हो, ये अच्छी बात है। आदित्य, सर्वेश, रोमा also have given me answers, that's good. Vedant also is giving me something, Vedika also, that's good. Good job guys. इसमें खाली आपको आंसर पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसमें लास्ट में जो इंटीग्रल आएगा वो थोड़ा सा अजीब सा आने वाला है, तो पूरा आंसर मत निकालना, बस खाली आपको हल्का सा रिवाइज करना है कि किस तरीके से कंसेप्ट क्या होता है, वो आपको रिवाइज करना है क्वेश्चन का। चलो, वेरी नाइस जॉब सानिका, आर्यन, वेद, निवेद, ये सब लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल चुके हैं। अगेन I'll still say that I'm still searching for the right thing here, and but good thing is enthusiasm वाला जो पार्ट है वो हमेशा 11th में बिल्कुल बीटी में फुल रहता है, and that enthusiasm is definitely there. और okay, Vedant is asking me what are we finding here, is it displacement? No, it is not displacement, it is distance traveled. ध्यान रखना कि अगर कोई पार्टिकल कर्व के अलोंग जा रहा है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड एक अलग चीज होती है, डिस्प्लेसमेंट एक अलग चीज होती है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाला स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ होता है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। ये तो मैं थोड़ी बोलूंगा यार आपको रिवीजन लेक्चर में, डिस्प्लेसमेंट निकालने को थोड़ी बोलूंगा, ये तो बहुत ही आसान काम हो जाएगा। ये तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट पाइथागोरस थ्योरम से सीधे आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, वो नहीं निकालना है। आपको निकालना है कि ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, अर्थात ये जो कर्व होती है, ये जो कर्व आ रहा है, इस कर्व की लेंथ अपने को निकालनी है, ये होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड। और ये क्वेश्चन का अगेन आई विल रिपीट कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकालना है। आंसर निकालने में जो इंटीग्रल होगा, दैट इंटीग्रल माइट बी टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर 11, तो मैं आपको खाली कंसेप्ट अपने नोटबुक्स में लिखने को बोल रहा हूं। ऑल्दो मेनी स्टूडेंट्स आर वेरी एंथुसियास्टिक, उन्होंने आंसर भी निकाल दिया है इसका कुछ ना कुछ, लेकिन अभी तक जो मेरे पास आंसर्स आए हैं वो सही नहीं है। खाली बस आप कंसेप्ट लिख लो और देख लो कि अगर आपको चेक पॉइंट, अगर आपने कुछ इस तरह की चीज निकाली है, अगर आपको कुछ इस तरह की चीज पता है, आपने अपनी नोटबुक में अगर कुछ इस तरह का कंसेप्ट लिखा है, तब तो सब बढ़िया है, आपने पुरानी चीजें अच्छे से दैट मींस कर रखी हैं, यू डोंट नीड एनीथिंग मच हियर। लेकिन अगर आपने इस तरह का कुछ अपनी नोटबुक्स में नहीं लिखा है, या मतलब कोई भी अगर आप इंटीग्रेशन करके रिजल्ट निकाल रहे हो तो बिल्कुल ठीक जा रहे हो आप। अगर आपको पता है कि यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है तब तो ठीक है। अगर इसके सिवा आपने और कुछ भी किया है, कुछ लोग क्या करते हैं इसको क्वार्टर सर्कल ले लेते हैं कि सर ये तो ना सर्कल के 1/4 जैसा लग रहा है देखने में, तो क्वार्टर सर्कल या सर्कल के आर्क का फॉर्मूला पता नहीं क्या क्या लगाते हैं लोग इसके अंदर। तो अगर आपने इस तरह का कुछ आइडिया लगाया है जो मैंने ग्रीन कलर से लिखा है, तब तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो। रिवीजन के फर्स्ट पार्ट में आपको मिलते हैं फुल मार्क्स एंड यू कैन जस्ट गो अहेड। और बाकी अगर आपने ये कुछ इंटीग्रेशन वगैरह नहीं किया है, then you have to listen to me very very carefully, because then you really need this revision। और आपको अगले 10 मिनट बड़ी केयरफुली मेरी बातें ध्यान से सुननी है, बिकॉज सोच के देखो कि काइनेमेटिक्स में जो सबसे फंडामेंटल चीजें होती है, मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ, कोई हाई फाई चीज तो ले ही नहीं रहा मैं। सबसे बेसिक चीजें क्या होती हैं? डिस्टेंस ट्रेवल निकालना, डिस्प्लेसमेंट निकालना, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनकी जो डेफिनेशंस होती हैं, ये सबसे फंडामेंटल चीजें होती हैं, और सारा का सारा मैकेनिक्स इसी के ऊपर स्टैंड करता है। तो अगर ये बेसिक स्ट्रांग होंगे तो आपको हर जगह अच्छा रहेगा, और ये बेसिक्स वीक होंगे तो हर जगह कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आएंगी। और खाली एक पॉइंट ये नहीं है, ऐसे हजारों पॉइंट्स होते हैं, बट स्टिल एक जरा सा पॉइंट है जिसको मैंने पकड़ा है कि अपन डिस्टेंस ट्रेवल कैसे निकालते हैं। हम देखो ये डिस्टेंस ट्रेवल निकालने की टेक्निक क्या होती है, इसके ऊपर अपन आते हैं थोड़ी सी। नेक्स्ट 10 मिनट्स अपन इसकी थ्योरी देखने वाले हैं, बिकॉज अभी चैट के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर हमें ये वाला फॉर्मूला या इस तरह का कुछ रिजल्ट पता ही नहीं है। तो ठीक है, अगर इसकी थ्योरी चाहिए तो अपन इसकी थ्योरी देखेंगे, और रिवीजन में अपना यही काम है कि जिन बंदों को थ्योरी आती है उनको रिवाइज हो जाएगी, और जिनको थोड़ी बहुत चीजें इधर उधर मिसिंग है उनको मैं दोबारा चीजें बता दूंगा। तो देखो जिन लोगों ने ये चीजें
अभी तक नहीं करी है वो लोग देख लो। अब बिल्कुल कोर थ्योरी के ऊपर आते हैं, बिकॉज आई हैव लाइक मोर देन 100 पीपल हु आर सेइंग कि सर ये अपने ने नहीं देखा है, तो चलो अपन ये देखने वाले हैं। हाँ जी ठीक है चलो ठीक है, इट्स ओके, आई गॉट द पॉइंट। स्टिल गेटिंग मोर एंड मोर रिक्वेस्ट नाउ, तो अभी एक बार देखते ही हैं इसको, देखो सिंपल सी बात है। और इसकी आप एक हेडिंग दे दो अपने नोट्स में, फाइंडिंग डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, छोटी छोटी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं डिक्टेट कर दूंगा, बाकी आपको नोट्स तो मैं सेंड करूंगा ही, रिकॉर्डिंग भी सेंड करूंगा इसकी, बट बाकी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उनको मैं डिक्टेट कर देता हूं। तो इसकी आप एक हेडिंग दे दो, फाइंडिंग डिस्टेंस ट्रेवल्ड यूजिंग इंटीग्रेशन। देखो सबसे पहली चीज अपने को ये समझनी है कि अगर पार्टिकल किसी भी कर्व के ऊपर मूव कर रहा है, कर्व पाथ के ऊपर, स्ट्रेट लाइन पाथ पे जाएगा तो प्रॉब्लम ही नहीं है। अब उसमें कई बंदे कहते हैं सर हमें तो डिस्टेंस ट्रैवल निकालना आता है, मैं कहता हूँ ठीक है बड़ी अच्छी बात है, कैसे निकालोगे? तो उनका आंसर आता है कि सर पार्टिकल अगर 10 मीटर सीधा जाएगा, 2 मीटर वापस आएगा, तो हमें पता है कि डिस्टेंस ट्रैवल निकालना होता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड होता है 12 मीटर्स। ठीक है, दैट इज नाइस, आई अप्रिशिएट दैट कि आपको पता है कि 10 + 2 12 हो जाएगा, बट बात वो नहीं है। अपन आईटी की तैयारी कर रहे हैं, अपन बोर्ड के ऊपर के लेवल की बात कर रहे हैं, तो बोर्ड एग्जाम के लिए ठीक है इस तरह की चीजें पता है आपको, दैट्स गुड। लेकिन आईटी में आपको ये 10 + 2 करने को नहीं बोलेंगे। अगर आपको पूछेंगे कुछ क्वेश्चन तो वो थोड़ा सा अच्छी चीज पूछने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे अपने को अगर डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है तो अपन ये देखने वाले हैं कि अगर पार्टिकल किसी भी कर्व के अलोंग जा रहा है, ठीक है, मैं कर्व का कुछ भी इक्वेशन दे देता हूं, चलो y = x² लिया था, इसी को लिख देता हूं यहाँ पे। मान लो पार्टिकल अगर किसी भी कर्व के अलोंग जा रहा है तो डिस्टेंस ट्रेवल निकालना बिल्कुल इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता कि आप 10 + 2 कर दोगे। आईटी की तैयारी करें तो कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही। तो अभी देखो इसको निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, पार्टिकल अगर मान लो ये कर्व ही गायब हो गया, रुको एक मिनट, हाँ चालू करते हैं, वापस आ गया। अगर पार्टिकल मान लो ये ऑरेंज पॉइंट से ये दूसरे ऑरेंज पॉइंट तक जा रहा है, अगर आपको इस कर्व की, इस पूरे कर्व की लेंथ निकालनी है, आप सोच के देखो कि कर्व की लेंथ निकालना बिना इंटीग्रेशन के पॉसिबल नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये येलो कर्व की जो लेंथ है वो आप कुछ पाइथागोरस थ्योरम से सीधे निकाल लोगे, कि बेस पूरा ले लोगे, हाइट पूरी ले लोगे और बेस स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट कर दोगे, तो वो सब तो करोगे तो आपको ये, आपको जो डायगोनल मिलेगी वो सब करने से तो आपको ये वाली डायगोनल मिल जाएगी जो स्ट्रेट लाइन होती है। अगर आपको इस कर्व की लेंथ निकालनी है तो ये आसान होता है, लेकिन थोड़ी सी इसकी थ्योरी जानना जरूरी है। और देखो इसकी थ्योरी ये होती है, जैसा कि आप हमेशा इंटीग्रेशन में करते हो। अच्छा एक चीज और है कि मैं ये मान के चल रहा हूं इन एटलीस्ट सीओसी एंड विजार्ड कि आपने को बेसिक इंटीग्रेशन वगैरह आता होगा। और हाँ इमीडिएटली आई स्टार्टेड गेटिंग रिस्पॉन्स, हाँ सर आता है, दैट्स गुड, आई लाइक दैट एंथुसियाज्म। तो देखो इतना तो बिल्कुल अपन यूज करेंगे ही। सो one good very good thing about 11th standard students is that they are very responsive। ऑनलाइन क्लासेस में ये रिस्पॉन्स जो आपकी होती है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। 12th का जैसे जो मैं वाओ बैच ले रहा हूँ उसमें भी बच्चे बड़े रिस्पॉन्सिव होते हैं, दे नो वेरी क्लियरली कि क्या चीज बोलनी है क्या चीज नहीं बोलनी है, एंड उनको ये चीज अच्छे से समझ में आती है कि ऑनलाइन क्लासेस में स्पेशली सर हमारे सामने नहीं बैठे तो हमारा फेस देख के वो नहीं बता सकते कि हमें समझ में आया है या नहीं आया है, हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो दे जस्ट इमीडिएटली राइट वॉट एवर दे वॉन्ट ऑन द चैट। और स्पैमिंग भी नहीं करते हैं। 11th में थोड़ी सी स्पैमिंग भी होती है बट चलेगा, 11th में इतना नहीं करेंगे तो फिर 11th कैसे निकलेगा। तो और देखो चलो अभी देखो अगर मेरे को ये कर्व की लेंथ निकालनी है पूरी, तो कर्व की लेंथ निकालने का बिल्कुल डिट्टो वही इंटीग्रेशन में अप्रोच होती है जो हम हमेशा करते हैं। याद करो अगर कभी भी कोई इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होता है तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है कि हम x डिस्टेंस के ऊपर dx थिकनेस की लेते हैं एक स्लाइस। ये सबसे पहला स्टेप होता है। आप याद करके देखो इंटीग्रेशन में आपने चाहे एरिया अंडर द कर्व निकाला हो, चाहे आपने फोर्स या वर्क एनर्जी में इंटीग्रेशन किया हो, या जब आपने सेंटर ऑफ मास निकाला होगा तो आपने खूब इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करी होगी। सब जगह स्टार्टिंग अप्रोच एक ही होती है कि x डिस्टेंस के ऊपर अपन dx थिकनेस की एक स्लाइस लेते हैं,
और उसके बाद फिर आगे प्रोसीड करते हैं। देखो इसके बाद x डिस्टेंस पे आप dx थिकनेस की स्लाइस ले लो और फिर ये सोचो कि अपने को निकालना क्या है। अब जैसे अगर मान लो सपोज आपको यहां पे कर्व की लेंथ निकालनी है, तो हम स्लाइस लेने के बाद स्लाइस के अंदर जो थोड़ी सी लेंथ फंस जाती है उस लेंथ को अपन dl बोल देंगे। जैसे अगर मान लो अगर आपको एरिया अंडर द कर्व आपने देखा होगा, अगर आपको स्लाइस के अंदर में ये एरिया निकालना होता है तो अपन क्या करते हैं कि अपन स्लाइस लेते हैं, स्लाइस के अंदर में जो जरा सा एरिया फंस जाता है उसको डीए बोलते हैं और डीए की वैल्यू कैलकुलेट करके उसको दोनों साइड पे इंटीग्रेट कर देते हैं। यहां पे भी इंटीग्रेशन की हर प्रॉब्लम की बेसिक अप्रोच यही होती है, आपको जो चीज निकालनी है आप उसके डी के ऊपर फोकस करोगे। अगर आपको लेंथ निकालनी है तो आप डीएल के ऊपर फोकस करोगे। तो एक्स डिस्टेंस पे डीएक्स थिकनेस की स्लाइस लो, इसके अंदर जो है थोड़ी सी लेंथ फंस जाती है, इसको मैं फिर और एक अच्छे से कलर से मार्क करता हूं, ब्लू कलर भी लगा देता हूं थोड़ा सा। ये जो जरा सी लेंथ आ जाएगी आपकी डीएल, ये डीएल की वैल्यू निकालो। नाउ यू विल आस्क मी सर डीएल वीएल क्यों निकलवा रहे हो, अपने को तो एल निकालना था ना। लेकिन आप सोच के देखो इंटीग्रेशन का एक बड़ा बेसिक सा रूल होता है कि इंटीग्रल डीएक्स बराबर एक्स, इंटीग्रल डीएम बराबर एम। किसी भी चीज की वैल्यू निकालनी होती है अगर, तो उसके डी को निकालो और उसको इंटीग्रेट कर दो तो आपको पूरी की पूरी चीज मिल जाएगी। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे डीएल निकालता हूं तो मेरे को पता है, मेरे दिमाग में प्लान चल रहा है ऑलरेडी कि डीएल निकाल लूंगा ना, तो मेरे को पता है कि इंटीग्रल डीएल मतलब टोटल लेंथ आ जाता है। तो प्लानिंग मेरे माइंड में ये है कि डीएल निकालूंगा फिर उसके बाद इंटीग्रेट कर दूंगा तो बिल्कुल एक स्टेप में सीधे सीधे एल आ जाएगा। ये मेरा प्लान है। तो हर जगह इंटीग्रेशन में इसी तरह से प्रोसीड करते हैं कि जो निकालना है उसकी तरफ मत देखो, उसके डी को निकालो। स्लाइस लो और स्लाइस के अंदर उसका जो डिफरेंशियल आएगा, उसका जो छोटा सा वैल्यू आएगा वो आप निकालो। वो निकाल लोगे, उसका कोर कंसेप्ट पकड़ लोगे तो आपका काम आगे हो जाएगा। तो अभी आप देखो ये डीएल अपने को निकालना है। अब डीएल कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। डीएल निकालने के लिए लुक एट द ट्रायंगल दैट इज विजिबल ऑन द स्क्रीन। ये जिसके ऊपर मैं कर्सर घुमा रहा हूं, आप ध्यान से देखो, एक छोटा सा ट्रायंगल है यहाँ पे, जिसको मैं खूब जूम कर दिया और जूम कर देता हूं तो थोड़ा बड़ा दिखेगा, सबको और क्लियरली दिख जाएगा। ये आप देखो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्रायंगल। अब अपन इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाले हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो पूरा का पूरा कर्व था, मैं वापस जूम आउट करके आपको दिखाता हूं, पूरा जो येलो कर्व था, आप ध्यान से देखो कि पूरी जो येलो लाइन है ये कर्व है। कर्व के लिए अपन कर्व को स्ट्रेट लाइन नहीं मान सकते अपन, लेकिन स्लाइस लेने का फायदा यही होता है कि पूरी की पूरी चीज कर्व थी अपन मानते हैं, लेकिन जो स्लाइस होगा ये स्लाइस को हम छोटे से पार्ट को हम स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। ये स्लाइस लेने का फायदा होता है। जैसे कई बार लोग पूछते हैं कि सर इंटीग्रेशन में स्लाइस लेने का फायदा क्या होता है। स्लाइस लेने का फायदा ये होता है कि हम पूरी चीज के लिए नहीं मान सकते थे कि ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन स्लाइस के लिए अपन मान सकते हैं कि जो ये अपने को ब्लू लाइन यहाँ पे दिख रही है, ये वाली ये लाइन रफली ब्लू लाइन येलो लाइन जो भी बोल दो, इसको हम रफली स्ट्रेट लाइन मानते हैं बिकॉज इट इज वेरी वेरी स्मॉल। और फिर अपन बोलते हैं कि इसका जो ट्रायंगल है इसका बेस का लेंथ है dx, इसकी जो छोटी सी हाइट होगी ये हो जाएगी dy। अब ये dy कैसे आ गया, dy ऐसे आ गया बिकॉज आपको पता है कि इस प्रॉब्लम में अगर ये वाला कोऑर्डिनेट देखोगे, ये वाली चीज, तो ये y कोऑर्डिनेट है। y कोऑर्डिनेट का जो थोड़ा सा एक्सटेंशन होता है उसको क्या बोला जाएगा, उसको dy बोला जाएगा। जैसे x कोऑर्डिनेट के थोड़े से एक्सटेंशन को dx बोलते हैं, वैसे ही y कोऑर्डिनेट के छोटे से एक्सटेंशन को अपन dy बोल देंगे। तो अब अपना ट्रायंगल पूरा तैयार है और इसमें अपन पाइथागोरस थ्योरम बिल्कुल बिंदास लगाने वाले हैं। बट उसके पहले लेट मी जस्ट चेक कि अगर कोई डाउट आया हो तो। इनफैक्ट चलो डाउट नहीं आया है, इनफैक्ट आगे का बच्चे स्टेप्स प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज वेरी नाइस, वेरी गुड। तो अब इसमें अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर, अपन ये करने वाले हैं। और इस तरह से अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ना। ये इक्वेशन लिखते ही ना सबसे पहले तो यार एकदम से झटका लगता है, सर ये क्या कर रहे हो आप, ये कैसी अजीब सी इक्वेशन लिख दी। बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि अभी आप लोग के लिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन थोड़ा नया है, तो ये dx dy जो है ये थोड़ा सा वैसे ही आपको अनकंफर्टेबल करते हैं अभी। और मैंने तो इसका स्क्वायर वायर कर दिया, पूरा पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, अजीब सा ही कुछ इक्वेशन लिखा है।
सी यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड ऑफ दिस बिकॉज अल्टीमेटली मानता हूं कि ये dx और dy वगैरह जो है ये स्मॉल लेंथ है, लेकिन है तो लेंथ ना। अगर लेंथ है तो पाइथागोरस तो थ्योरम फॉलो करेगा ही करेगा। तो मैंने सिंपली बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर, ये बस सिंपल सी इक्वेशन लगाई है। और अगले स्टेप में मैं इसका रूट लेने वाला हूं। तो रूट ले लोगे तो dl विल बी इक्वल टू dx का स्क्वायर dy का स्क्वायर एंड रूट। बिल्कुल सिंपल सा मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ये अपन ने कर लिया है। और ये अब आप देख लो कि dl का वैल्यू अपने पास आ गया है। और ध्यान रखना कि dl को ही इंटीग्रेट करके अपने को पूरी कर्व की लेंथ आने वाली है। तो वी आर ऑलमोस्ट देयर। बस एक छोटा सा इसमें स्टेप और लेते हैं। देखो जितनी भी सिंपल बात हो, लेकिन ये dx और dy का स्क्वायर किसी को पसंद नहीं आता। इवन साइंटिस्ट को भी पूछोगे तो दे आल्सो डोंट लाइक इट। वो लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि यार इसमें ना अभी एक dx को कॉमन ले लेते हैं। तो dx के होल स्क्वायर को मैं निकालता हूं बाहर कॉमन रूट में से, तो अपने को ये चीज तो बाहर आ जाएगी। अंदर आप देख लो क्या बचेगा आपके पास, dy बाई dx का स्क्वायर और रूट लिया था मैंने, ये हो जाएगा आपका dl। ठीक है, हैव अ लुक एट दिस। कुछ भी नहीं किया है मैंने, क्या किया है dx के होल स्क्वायर को बाहर ले लिया है, तो रूट के बाहर आएगा अगर होल स्क्वायर तो वो सिंपल dx हो जाएगा। और dy बाई dx आपका इधर हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये dx को मैंने बाहर निकाली। अभी देखने में थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है बिकॉज मैथ्स में भी अब तक आपने देखा होगा और उसके पहले फिजिक्स में आपने देखा होगा कि ये dy बाई dx को अपन क्या बोलते हैं, इसको कर्व का स्लोप बोलते हैं और इसको लेटर m से डिनोट करते हैं। तो देयरफॉर dx तो एज इट इज रहने देते हैं, ये चीज हो जाती है 1 प्लस एम स्क्वायर का रूट, ये हो जाता है आपका dl। और अब आप दोनों साइड इसमें इंटीग्रल लगा दो, दोनों साइड आप इंटीग्रेट कर दो। जैसे ही दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे आप देख लो अपने को कैलकुलस की सबसे फंडामेंटल बेसिक चीज पता ही है कि किसी भी चीज के d का अगर इंटीग्रल करते हो, dx का इंटीग्रल करते हो तो पूरा x मिल जाता है। dl का इंटीग्रल करोगे तो पूरा l मिल जाएगा। पूरा l क्या है, पूरा l का मतलब है कि जो पूरी येलो लाइन जा रही है यहां से, पूरी यहां से यहां तक जो येलो लाइन जा रही है, कर्व जो जा रहा है, इस पूरे कर्व की लेंथ l आपको मिल जाएगी अगर आप किसको इंटीग्रेट करोगे, dl को। तो कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रल dl जो है, अभी मैं दूसरा कलर लगाता हूं इसमें, तो इंटीग्रल dl तो l हो जाएगा। और राइट हैंड साइड को अपन थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, 1 प्लस एम स्क्वायर का रूट, dx को बाद में लिख देते हैं। कहां से कहां तक, x1 से x2 तक। बिकॉज आप सोच के देखो कि ज्यादातर कर्व्स तो इन्फिनिटी तक जाते हैं, लेकिन हमें पूरे इनफाइनाइट लेंथ की मतलब जरूरत नहीं होती है। अगर हमें मान लो सपोज ये कर्व है, हमें यहां से यहां तक के कर्व की लेंथ चाहिए, इतने पार्ट की चाहिए अगर लेंथ, तो हम x1 से x2 तक इंटीग्रेट कर देंगे, तो उसके बीच में जितना कर्व फंस रहा है उसकी लेंथ अपने को मिल जाएगी। तो ये मामला है। और ध्यान से देखो कि whenever I teach especially the good batches, it's never about spoon feeding कि बच्चों को बिल्कुल एक एक चीज बार बार रिपीट करता रहो, वो नहीं है। बिकॉज उससे क्या है, मैंने देखा है कि उससे अच्छे बच्चे बोर भी हो जाते हैं और पूरे 1 घंटे के लेक्चर का कुछ आउटपुट भी नहीं निकलता। और 1 ही घंटे का लेक्चर है तो लेट्स मेक बेस्ट यूज ऑफ दिस टाइम। तो थोड़ा सा मैं बिल्कुल बच्चों वाली चीजें नहीं ले रहा, तो डोंट एक्सपेक्ट दैट कि सब बिल्कुल एचसी वर्मा लेवल पे करके अपन खत्म कर देंगे। बिकॉज वही करना होता तो फिर बीटी आने की जरूरत क्या थी, फिर तो आपको स्कूल में ही करवा देते। तो बीटी आए हैं, रैंक निकालनी है, और अगर रैंक अंडर 100 निकालनी है, अंडर 10, या अगर रैंक 1 निकालनी है, तो कुछ तो अच्छे काम करने पड़ेंगे। तो ये एक छोटा सा इंपॉर्टेंट बट अच्छा आइडिया है विच वी हैव डिराइव्ड की जैसे आपने डिराइव किया था बहुत पहले की एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालते हैं। कुछ आपने निकाला होगा कि y dx का इंटीग्रल कर दो तो एरिया अंडर द कर्व आ जाता है। उसी का बड़ा भाई ये है। आप सोच के देखो कि एरिया अंडर द कर्व के फॉर्मूले को खाली एज एन इंट्रोडक्शन पढ़ाया जरूर जाता है, लेकिन फिजिक्स में इसकी कोई अभी तक आपने कोई बहुत ज्यादा एप्लीकेशन नहीं देखी होगी। सेंटर ऑफ मास में थोड़ी बहुत एप्लीकेशन आती है, बट अदरवाइज इसकी कोई बहुत डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं होती। भी कर्व के अंडर में एरिया निकाल लिया तो निकाल लिया, क्या फायदा है अपने को। बट ये जो चीज है, ये बड़ा कोर कंसेप्ट है। एक जो बिल्कुल बेसिक चीज होती है कि एक पार्टिकल है जो एक कर्व के अलोंग जा रहा है, और हमें ये निकालना है कि ये पार्टिकल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा। आप सोच के देखो एज एन इंजीनियर, अगर आपने एक स्पेसक्राफ्ट बनाया है और आपने मंगलयान, नेक्स्ट मंगलयान मान लो आपने डिजाइन किया है, और आपका ऑब्वियसली आपको ये भी पता है कि स्पेस में जो स्पेसक्राफ्ट वगैरह होते हैं वो ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं जाते।
अगर मान लो सन ये है, अर्थ ये है और लेट्स से मार्स ये है, तो अर्थ से जो रॉकेट जाएंगे वो जनरली ग्रेविटेशनल फील्ड्स और इन सब की वजह से बड़े इफेक्ट्स पड़ते हैं। ज्यादातर चीजें ऐसी कर्व पाथ में जाती हैं, और उसमें एक बड़ी फंडामेंटल सी चीज होती है कि भाई डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। या अगर आपने उबर भी लिया, उबर से कहीं जा रहे हो, तो उसमें भी डिस्टेंस ट्रैवल्ड आता है। गूगल के ऊपर भी आप डिस्टेंस ट्रैवल जो होता है वो कैलकुलेट करते हैं, और ये सारे डिस्टेंस ट्रैवल कैसे निकालते हैं लोग, ये एग्जैक्टली इसी तरह से निकालते हैं। दुनिया भर के जितने सॉफ्टवेयर होते हैं, कल को व्हेन यू गेट इनटू आईटीज और अगर आपको आपके प्रोफेसर्स बोलते हैं कि चलो बेटा एक ऐसा सॉफ्टवेयर लिखो जिसमें कैंपस के अंदर एक बंदा घूम रहा है, ठीक, कैंपस में गाय बहुत सारी है, दे हैव लॉट ऑफ काउस इन आईटी बॉम्बे, आई एम टॉकिंग अबाउट बॉम्बे बिकॉज आई एम फ्रॉम बॉम्बे। तो वहां पे मान लो आपको बोलते हैं कि एक काउ दिन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है कैंपस के अंदर, आप उसके ऊपर एक सेंसर फिट कर दो और निकालो। तो वो जो सेंसर आपका फाइनली कैलकुलेशन करेगा वो इंटीग्रल 1+m² का रूट, इसी रिजल्ट को यूज करके आपके सारे डिस्टेंस ट्रैवल के कैलकुलेशन होते हैं। और कई बार मैंने देखा है कि बच्चे से नेग्लेक्ट कर देते हैं, फर्स्ट टाइम में जब सर ने बताया तो छोड़ ही देते हैं उसको, कहीं ना कहीं भूल ही जाते हैं, क्यों पता नहीं क्यों भूल जाते हैं। लेकिन आप सोच के देखो कि मोशन इन वन डायमेंशन की सबसे फंडामेंटल चीज ये है डिस्टेंस ट्रैवल। और छोटे बच्चों के लिए तो ठीक है कि कितना आगे गया कितने पीछे हुआ, पीछे आया, वो डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो जाता है। या कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सर्कल के L=r लगा के डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकालते हैं। बट अंडरस्टैंड दैट कि ये ऊपर वाली चीज खाली 1D मोशन के लिए वैलिड होगी, ये खाली सर्कुलर मोशन के लिए चलेगी। जो मैंने आपको रिजल्ट बताया है, तरीका मेथड बताया है, वो रिजल्ट और मेथड आपका किसी भी जनरल कर्व के लिए चलेगा। और बहुत सिंपल सा मेथड होता है। पहली बार डेरिवेशन में जरूर टाइम लगता है, बट वंस यू अंडरस्टैंड इट, इट इज वेरी इजी। और आई विल रिकमेंड अच्छे स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली कि ये रिजल्ट आप याद रखना, दिस इज लाइक ब्रेड एंड बटर, ये पता ही होना चाहिए आपको रिजल्ट। और अब इसके बाद मैं आपको इसका एक एग्जांपल सॉल्व करके बताता हूं इसके ऊपर। चलो लेट मी सी। अच्छा एक बार बता दो पहले तो कि आई मोस्टली बहुत सारे बच्चे अभी मेरे से पहली बार पढ़ रहे होंगे इस बैच में, तो रिवीजन बैच में। तो एक बार अभी आप बता दो कि ये चीजें क्लियर है या नहीं क्लियर है, बस ये बता दो। अभी तक मैंने आपको जितनी डेरिवेशन बताई है वो डेरिवेशन क्लियर है या नहीं क्लियर है। क्लियर है तो ठीक है, नहीं क्लियर है तो मैं इसको रिपीट कर दूंगा एक बार। चलो जी, पूरा क्लियर, ऑल क्लियर, 100%। चलो आई लाइक दीज थिंग्स। और चलो ठीक है, fine. I think the feedback that I have is that the things are crystal clear, so I like that. सुबह सुबह अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, कुछ नया सीखने को मिल रहा है। एंड आई एम सरप्राइज कि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि उन्होंने पहली बार देखा है। सो दिस इज लाइक आई डोंट नो व्हाट, बट अच्छी बात है, तो देख तो लिया है, दैट इज गुड। और बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर एक एग्जाम्पल पूरा लेके फाइनल करके बिल्कुल रिजल्ट निकाल के देखते हैं। तो अभी उसके ऊपर आते हैं। देखो एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए बना रखा है, यहाँ पे नीचे आंसर भी है, तो इस आंसर को आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, लेकिन हटा देता हूं फिर भी मैं थोड़ी देर के लिए। देखो ये बड़ी मेहनत से बनाया हुआ क्वेश्चन है। मैंने आपको दिया है कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है अलोंग दिस कर्व। पार्टिकल एक कर्व के अलोंग मूव कर रहा है। कर्व की इक्वेशन ये दी है। पार्टिकल 0 से स्टार्ट करता है, 1 तक जाता है। x=0 से x=1 तक जाता है। और ये बोल रहे हैं कि बाकी देखो उसमें मैंने बहुत सारा ज्ञान दिया है कि ये भी निकालो वो भी निकालो। तो ए पार्ट मैंने दिया था कि डिस्प्लेसमेंट निकालो। डिस्प्लेसमेंट तो x² + y² का रूट करके आ जाएगा, तो वो अपने को नहीं निकालना है। सी पार्ट भी ऐसा ही है। ए और सी पार्ट भूल जाओ आप क्वेश्चन के, ये ज्यादा ही आसानी है। हमें मेनली फोकस करना है कंसेप्ट के ऊपर, और कंसेप्ट है बी पार्ट कि अपना पार्टिकल अगर इस कर्व के अलोंग जा रहा है तो ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, ये अपने को निकालना है। ये है अपना क्वेश्चन, इसको अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब जो बंदे थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि हाँ यार चलो बस सब समझ में आ गया, अपन तो फोड़ देंगे बिल्कुल, तो वो आप आगे बढ़ के क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व करो। लेकिन साइड बाय साइड टीचरों वाली ड्यूटी तो मैं अपनी करूंगा ही, मैं साइड बाय साइड आपको सोल्यूशन दे रहा हूं। लेकिन जिन लोगों को लग रहा है कि खुद से सॉल्व करना है, वो लोग थोड़ी देर तक मेरी बात मत सुनो। अब मैं अपनी क्लास में बोल रहा हूँ, मेरी बात मत सुनो, बट ठीक है 2 मिनट मेरी बात मत सुनो और इसको खुद से कैलकुलेट करने की कोशिश करो। बाकी मैं अपना साइड बाय साइड सॉल्यूशन समझाता जा रहा हूं। तो देखो, दोज ऑफ यू हु विश टू
लुक एट वन प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व्ड ऑन द स्क्रीन। आप ये लोग एक बार एक देखो। सबसे पहले देखो कि कभी भी अगर आपको डिस्टेंस ट्रेवल निकालना हो और कोई पार्टिकल दिया हो जो एक कर्व पाथ में जा रहा हो, तो आप सबसे पहले इस इक्वेशन से ही स्टार्ट करोगे क्वेश्चन। तो पहला पॉइंट ये कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये इक्वेशन निकालनी है। आप सबसे पहले देख लो कि पार्टिकल का मोशन 2 डायमेंशनल होना चाहिए। अगर ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन है कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाके वापस आ रहा है, तब तो ये बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसमें तो आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन 2 डायमेंशनल कर्व पाथ में अगर पार्टिकल जा रहा है, एक्स और वाई दोनों दी है। आपने देखा होगा कि इस तरह की जो इक्वेशन होती है इसको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बोलते हैं, एक्स और वाई में जो रिलेशन होता है। तो दी है अपने को अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी और वो है 2 डायमेंशनल, तो अपने को लगाना है, स्टार्ट करना है क्वेश्चन को यहां से। और ये भी ध्यान रखना कि मैथ्स और फिजिक्स दोनों में आपने देखा है कि m बोले तो dy बाय dx। हाँ, एक चीज और छोटी सी ना, यू माइट से कि सर अपन ने ऊपर तो बड़ी सिंपल सी इक्वेशन ली थी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ आपने ऐसी खतरनाक सी इक्वेशन दे दी है। ये खतरनाक सी इक्वेशन मैंने बड़े केयरफुली इसलिए बनाई है क्योंकि इससे आगे आप सॉल्व करके देखो, इससे इंटीग्रेशन आसान हो जाता है। तो 11th के बच्चों को मैं यही वाला क्वेश्चन करवाता हूँ जनरली, बिकॉज इसमें आपका शुरू में इक्वेशन खतरनाक लगती है बट बाद में इंटीग्रेशन काफी आसान हो जाता है। तो अभी आप देखो, dy बाई dx निकालना है, मतलब d बाई dx ऑफ 4 रूट 2 बाई 3 x रेज टू 3 बाई 2 माइनस 1। ये चीज अपने को इसको डिफरेंशिएट करना है। अब आप देखो इसको क्या डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, इसको आपको पता ही है कि x रेज टू n को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो इट्स लाइक dy बाई dx निकालोगे तो dy बाई dx आ जाएगा 2 रूट 2 x रेज टू हाफ, इफ माई कैलकुलेशंस आर करेक्ट। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो जरूर बता देना। ओल्ड टीचर्स माइट बी वेरी गुड एट द कंसेप्ट बट दे आर ऑलवेज अ लिटिल बिट शेकी अबाउट द कैलकुलेशंस। और चलो, आई एम वेरी हैप्पी लुकिंग एट द चैट, कई बंदों ने आंसर निकाल दिया और आंसर सही है। तो अगर आपने इतनी देर में इस कंसेप्ट को ग्रास्प भी कर लिया है और इसका आंसर भी निकाल दिया है, then I must say that you have a really good grasping power and you should be looking at one of the top ranks in IIT JEE। तो अच्छी बात है, आंसर भी कई बंदों ने निकाल दिया है। आंसर अभी मैं थोड़ी देर में आपको दोबारा चेक करा दूंगा, लेकिन ये मैं आपको जरूर बता सकता हूं कि ये कंसेप्ट मैंने तो सुबह सुबह आपको रिवीजन के तौर पे बता दिया है। तो जिन लोगों को पहले से पता था, थोड़ा बहुत भूल गए थे, उनके लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपने ये लाइफ में पहली बार देखा है, और ज्यादातर बच्चे ये कह रहे हैं कि उन्होंने पहली बार ये चीज देखी है, तो अगर आपने ये चीज पहली बार देखी और इतनी जल्दी ग्रास्प करके आंसर निकाल दिया, देन ट्रस्ट मी, यू शुड बी लुकिंग एट वन ऑफ द गुड रैंक्स एज फार एज आईटी इज कंसर्न्ड। यू हैव नाइस ग्रास्पिंग पावर। और तो चलो, जिन लोगों ने निकाल दिया है बड़ी अच्छी बात है, बाकी अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला काम तो होता है कि आप ये निकाल लो स्लोप। अब इसको पुट कर दो इसमें, सोच के देखो, कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला जरूर इंटीग्रेशन का है, देखने में थोड़ा खतरनाक लग भी रहा होगा आपको, लेकिन कुछ भी नहीं है, बस इसमें m को पुट कर दो। तो अब ये आप देख लो, m का स्क्वायर करेंगे, 2 रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 8, रूट x का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा ऑब्वियसली x, दैट्स इजी। तो ये आ जाता है आपका इंटीग्रल। और हमें पता है कि अगर इस चीज का इंटीग्रल है, x रेज टू हाफ का इंटीग्रल है, तो ये x रेज टू हाफ का इंटीग्रल हो जाता है x रेज टू 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2। और x के कोएफिशिएंट से हम डिवाइड भी कर देंगे, तो कोएफिशिएंट कितना है 8, 8 से अपन डिवाइड भी कर देंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल। और लिमिट्स आप देख लो, लिमिट्स होती हैं 0 से 1। ऑलमोस्ट जितने बंदों ने अभी आंसर दिया है, 2-4 छोटे मोटे केसेस छोड़ के ऑलमोस्ट आंसर्स आपके सही है। बस कुछ लोगों ने लिमिट्स में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, तो लिमिट्स में ध्यान रखना। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि ये बोलते हैं कि अच्छा सर, x इक्वल टू 0 वाली जो लिमिट है उस पर तो वो 0 ही कर देते हैं। हमेशा लिमिट्स में ऐसा नहीं करना है। सी, ये जो पार्ट है इसमें अब आप लिमिट्स ठीक से पुट कर दो अच्छे से, तो बस काम हो जाएगा। सो लेट्स डू दैट, सिंपल एंड इजी। सो डिनोमिनेटर में तो आ जाता है आपका 4 इंटू 3 12, इधर आ जाएगा 1 प्लस 8x रेज टू 3 बाई 2 फ्रॉम 0 टू 1। नाउ ठीक है, x इक्वल टू पहले तो 1 डालते हैं। ठीक है, 1 डाल दोगे तो x इक्वल टू 1 आप डाल दो यहाँ पे, तो इट विल बी 9 रेज टू 3 बाई 2
फिर x इक्वल टू 0 डाल दो। ध्यान से देखना, x इक्वल टू 0 डालोगे तो 0 नहीं हो जाएगा। जब x इक्वल टू 0 डालोगे तो ये 1 आएगा इधर, तो लोअर लिमिट आपकी 1 रेज टू 3/2 आएगी। नाउ यू नो दैट 9 रेज टू 3/2 मतलब कि 3 का क्यूब मतलब 27 माइनस 1। दिस विल बी द थिंग एंड हैप्पी टू सी दैट ज्यादातर बंदों का आंसर यही था। कुछ बंदों ने ये 1 मिस कर दिया था, फिर भी तो 1 मिस कर दिया तो ठीक है, दैट्स मोर ऑफ अ सिली मिस्टेक रादर देन अ कंसेप्चुअल मिस्टेक। आई विल नॉट से चलेगा, बिकॉज अगर अपन टॉप रैंक्स की बात कर रहे हैं तो उसमें चलेगा कुछ नहीं होता है, बट फिर भी ठीक है, मतलब वो आप वर्कआउट कर सकते हो वहां से। तो फाइनली 26/12 बोले तो 13/6 SI यूनिट्स, ये आपका आंसर आ जाता है। और अब आप देख लो 13/6 SI यूनिट्स आपका आ जाएगा लेंथ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, कोई ट्रिक नहीं है या कोई जुगाड़ नहीं है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोर कंसेप्ट विच यू शुड बी अवेयर ऑफ, बिकॉज फिजिक्स में आप सोच लो मोशन इन 1 डायमेंशन या 2 डायमेंशन में, काइनेमेटिक्स में डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालने से ज्यादा फंडामेंटल चीज तो और कुछ भी नहीं होती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल आइडिया है एंड आई एम हैप्पी टू सी दैट अब आंसर्स तो सबके आ ही रहे हैं। और ठीक है, इंटीग्रेशन वाले पार्ट में कुछ बच्चों को डाउट है थोड़ा बहुत, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि नीचे 8 कैसे आ गया। और ठीक है, देखो नीचे 8 कैसे आ गया है। इंटीग्रेशन में आप याद करो कि इंटीग्रेशन में आपको ये पता है कि x रेज टू n का इंटीग्रल कितना होता था, x रेज टू n+1/n+1। लेकिन अगर आपको ax प्लस b रेज टू n का इंटीग्रल करना है, मतलब x के अंदर अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या करते थे, जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उससे बस डिवाइड कर देते थे और x के कोएफिशिएंट से अपन डिवाइड करते थे। तो अगर ax प्लस b रेज टू n को इंटीग्रेट करना है तो इसका इंटीग्रल बिल्कुल वैसे ही होता था, ax प्लस b रेज टू n+1/n+1। ये पार्ट तो ऐसा ही रहेगा, बस जो x का कोएफिशिएंट होता था उससे अपन इसको एक डिवीजन एक और कर देते थे। ये होता था इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। तो ये ध्यान रखना कि ये तो इजी है, इसमें दिक्कत नहीं होती किसी को। कभी कभी इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, तो x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, दैट इज वन थिंग। और एक बंदा बार बार पूछ रहा है कि इज देयर एनी मेथड टू क्रॉस चेक दिस आंसर इन एग्जाम। देखो थोड़ा बहुत जुगाड़बाजी कर सकते हो आप क्रॉस चेक। अब और क्रॉस चेक क्या करना है, इसमें ज्यादा कुछ क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है। आप इसमें ये कर सकते हो, चलो कि थोड़ा बहुत ऐसा देख लो कि जो आपका आंसर आएगा उसको आप ऐसे क्रॉस चेक कर सकते हो कि अगर किसी कर्व पाथ में जा रहे हो तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप 0 0 से किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए बी तक जा रहे हो तो आपको पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये a² + b² का रूट, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। तो एक क्रॉस चेक करने का तरीका ये हो सकता है कि जो आपका आंसर आएगा वो इससे ग्रेटर होना चाहिए, या एट द बेस्ट इक्वल। इक्वल भी नहीं होगा बिकॉज कर्व पाथ में जा रहा है, तो इससे ग्रेटर ही होगा। तो आप ये छोटा सा आइडिया लगा सकते हो क्रॉस चेक करने का, ऑल्दो इससे आपको थोड़ा सा ही बस हेल्प मिलेगी क्रॉस चेक करने की। बाकी हर आंसर को आप क्रॉस चेक नहीं करते हो इस तरह से, ये बड़ा गलत आइडिया ही बहुत गलत है कि अपन अगर आपको लेट अस से एडवांस में 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ऐसा नहीं होता कि 20 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन को आप पहले आंसर निकालोगे फिर किसी दूसरे मेथड से क्रॉस चेक करोगे। भाई 3 घंटे लग जाएंगे 1 घंटे के पेपर में। तो आपको कैलकुलेशंस पहली बार में सही करने हैं। बाकी अगर थोड़ा बहुत कहीं कुछ चाहिए तो आप इस आइडिया का यूज करके थोड़ा बहुत क्रॉस चेक कर सकते हो। सो चलो, and I am further happy to see that most of you are very happy to learn this method and learn something new, very happy to learn this। इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं which a teacher certainly likes। मजा आया। ओपी आ रहा है कई बार। ये ओपी मैंने वर्ड नया नया सीखा है, जब मैंने भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू करी है तब से मेरे को समझ में आया कि ये ओपी वर्ड का मतलब क्या होता है। इसके पहले तो मेरे को बस खाली ओपी टंडन पता थी। ओपी टंडन फिजिक्स की, सॉरी फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री की एक बड़ी इंपॉर्टेंट बुक होती है, हमने भी पढ़ा था अपने टाइम पे ओपी टंडन से। लेकिन बाद में मुझे पता ज्ञान आया कि ये ओपी का मतलब कुछ इट्स रिलेटेड टू सम गेम और समथिंग। तो चलो एनीवे दैट्स नाइस। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट छोटी सी बट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज अपने को पता चली है कि हम इंटीग्रेट करके किस तरीके से डिस्टेंस ट्रैवल निकालते हैं। और इसमें देखो वैसे तो मैं आपको ये जो मैंने चीज आपको ऊपर बताई है, आप सोच के देखो कि इट माइट बी न्यू टू मेनी स्टूडेंट्स हियर
बट आप वैसे सोच के देखो कि ये जो मैंने आपको चीज बताई है, ये कोई बहुत ज्यादा ऐसे एडवांस लेवल की चीज नहीं है। मेंस में भी इसको आराम से पूछ सकते हैं, बिकॉज आप खुद ही देखो स्क्रीन के ऊपर कितना कैलकुलेशन हुआ है। अगर आपको कंसेप्ट आता है और आपकी प्रैक्टिस है, तो आपको इस पूरी चीज को करने में लेट्स से 30-40 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने वाले इस पूरे कैलकुलेशंस को करने में। तो ये चीज आपको एडवांस में थोड़ा इजी क्वेश्चन होगा तो उसमें पूछ सकते हैं, या मेंस में भी थोड़ा बहुत ये चीज पूछ सकते हैं। अब अगर इसी में एडवांस लेवल की चीज देखनी है डिस्टेंस ट्रेवल्ड में, तो इसी में एडवांस लेवल की चीज कुछ ऐसे इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये आपको जो मैं नेक्स्ट चीज बताने वाला हूं, मैं आपको खाली इनफैक्ट ये चीज पूरी तो नहीं बताऊंगा अभी, मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देके छोड़ दूंगा। फिर किसी आगे की फ्यूचर क्लास में आपको थोड़ा सा टाइम भी दूंगा सो दैट यू कैन अटेम्प्ट दीज काइंड ऑफ थिंग्स। उसके बाद अगर रिक्वायर्ड होगा तो वी विल डिस्कस इट एट सम टाइम इन फ्यूचर। देखो कभी कभी क्या होता है कि आपको ये लोग कर्व की इक्वेशन एक्स और वाई के टर्म्स में नहीं देते हैं। कभी कभी ये कर्व की इक्वेशन आपको ऐसे भी देते हैं, आर इक्वल टू, मान लो आर इक्वल टू आर नॉट थीटा। चलो ये इक्वेशन दे देता हूं, सिंपल सी इक्वेशन है। मैं आपको एक कर्व की इक्वेशन दे देता हूं, आर इक्वल टू आर नॉट इंटू थीटा। ना यू विल आस्क मी सर ये क्या हो गया, ये कैसी इक्वेशन आ गई। आप याद करो ऐसी चीजें आपने सर्कुलर मोशन में देखी होंगी। सर्कुलर मोशन में पार्टिकल जब सर्कल के अलोंग चलता है तो उसका एंगल चेंज होता रहता है थीटा। याद करो डी थीटा बाई डी टी को आप ओमेगा बोलते थे एंड सो ऑन। और अगर मान लो सपोज सर्कल के अंदर अगर जा रहा है पार्टिकल तो आर तो कांस्टेंट है, खाली थीटा चेंज होगा। लेकिन अगर मान लो कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है, कुछ भी ऐसे जा रहा है यू, तो अब आप देखो कि ये आपको पता है कि किसी भी पार्टिकल के ओरिजिन से ज्वाइन करने वाले डिस्टेंस को आप आर बोलते हो और इस एंगल को थीटा बोलते हो। तो अगर मान लो कोई पार्टिकल है मेरे पास और ये कुछ भी ऐसे जा रहा है, मान लो यूं जाता है और आगे चल के ऐसे मान लो घूम जाता है ऐसे कुछ भी, तो यू विल सी कि इसका ओरिजिन से डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है और साथ में ये एंगल भी चेंज होता जा रहा है। तो कभी कभी ये लोग सर्कुलर मोशन की या रोटेशन आगे चल के आएगा उसकी थोड़ी एडवांस प्रॉब्लम्स हम बनाते हैं, तो उसमें आपको कर्व की इक्वेशन एक्स वाई के टर्म्स में नहीं देते हैं, कभी कभी ये आर थीटा के टर्म्स में भी देते हैं, लेकिन ये खाली एडवांस में करेंगे। ये मेंस की बात नहीं कर रहा हूं, मेंस में इस लेवल तक नहीं जाते हैं, वो खाली एडवांस में जा सकते हैं। तो इस तरह की इक्वेशन है, जैसे अगर मान लो मैं आपको देता हूं आर इक्वल टू आर नॉट थीटा, वेयर थीटा मान लो इज इन रेडियंस, थीटा इज द एंगल। तो इस तरह की इक्वेशन का मतलब क्या होता है वो पहले थोड़ा सा समझते हैं। सी अगर r इक्वल टू आर नॉट थीटा दिया है तो जैसे आप थीटा की वैल्यू 0 डालो तो r का वैल्यू 0 आ जाएगा। थीटा की वैल्यू 1 डालोगे, या अगर अपन रेडियंस में बात कर रहे हैं तो मान लो पाई बाय 2 डालोगे तो r की वैल्यू आ जाएगी r नॉट इंटू पाई बाय 2, समथिंग लाइक दिस। मतलब कि जैसे जैसे थीटा को बढ़ाओगे r इंक्रीज होता जाएगा। अब इस इक्वेशन को अगर आप इसका ग्राफ थोड़ा सा समझ के देखो तो ग्राफ ऐसा आएगा, स्टार्टिंग करेगा ये पार्टिकल 0 0 से, थीटा की वैल्यू जब बढ़ाओगे तो आर बढ़ेगा, मतलब ये पार्टिकल कुछ इस तरह से मूव करने वाला है, इस टाइप से मूव करेगा यू। ठीक है, अब ये थोड़ी नई चीज लगेगी अगेन, बिकॉज वैसे तो हायर बैचेस में जनरली ये चीज बताई देते हैं, बट जैसे अगर मान लो मैंने आपको दिया है आर इक्वल टू आर नॉट थीटा, इसका मतलब है कि अगर जैसे जब पार्टिकल आपका पिंक वाली पोजीशन पे होगा तब आप देख लो उसका जो आर होगा वो ये आर होगा और ये थीटा होगा। जब थोड़ा और आगे जाएगा तो इसका आर बढ़ गया और इसका जो एंगल है ये भी बढ़ गया। तो अगर मान लो मैं आपको ऐसा इक्वेशन दे देता आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन थीटा, या आर इक्वल टू थीटा रेज टू सॉरी आर इक्वल टू आर नॉट इंटू थीटा रेज टू 0, अगर ऐसा दे देता इस तरह की इक्वेशन, तो आप सोच के देखो कि ये सर्कल की इक्वेशन हो जाती। बिकॉज सर्कल में क्या होता है, थीटा चेंज करते जाओ लेकिन आर उतना ही रहता है। तो अगर थीटा चेंज करने से आर बढ़ता नहीं है, कम भी नहीं होता है, आर उतने का उतना ही रहता है, तो अपन बोलते हैं आर इक्वल टू कांस्टेंट। लेकिन अगर ऐसा कोई सर्कल है, मतलब फिर वो सर्कल नहीं रहेगा, लेकिन अगर ऐसा सर्कल है जिसमें आर को बढ़ाने से सॉरी थीटा को बढ़ाने से आर कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है, कुछ ऐसे हो रहा है, तो ये एक ऐसा कर्व होगा जो सर्कल नहीं रहेगा, फिर ये कोई जनरल टाइप का कर्व हो जाएगा। तो कभी कभी
कर्व्स की इक्वेशन आपको ऐसे भी देते हैं, r इक्वल टू आर नॉट इंटू थीटा, इस तरह से भी आपको कर्व्स की इक्वेशन देते हैं, और इसमें भी आपको ये डिस्टेंस ट्रेवल निकालने को बोल सकते हैं। तो मैं इसमें बस आपको एक छोटा सा कह सकते हो कि होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं कि मान लो मैंने आपको दे दिया है कि एक कर्व की इक्वेशन है r इक्वल टू आर नॉट थीटा, और अपने को निकालना है फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड between theta equal to 0 and theta equal to pi। ठीक है, थीटा इक्वल टू पाई अगर देखोगे तो यू कैन इजीली सी कि जैसे ये 30 डिग्रीज होता है, ये 60 डिग्रीज होगा, वैसे ही थीटा इक्वल टू पाई का मतलब है कि पार्टिकल कुछ इधर आ जाएगा। यहाँ पे पार्टिकल अगर पूरा 180 डिग्री घूम जाता है ऐसे, तो ये होगा थीटा इक्वल टू पाई। तो ये मैंने अभी बस ऐसे ही ऑन द स्पॉट एक क्वेश्चन फ्रेम कर दिया है, और इसको आप थोड़ा सा ट्राई करके देखना। इसमें भी आपको पूरा इंटीग्रेशन करके आंसर तक नहीं निकालना है, खाली इक्वेशन लिखनी है, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर क्लास 11th। और चलो एक काम करते हैं, प्रॉब्लम लिख ही दी है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर सॉल्व ही कर दो। ऐसे नहीं बोलते यार कि सीधे सॉल्व ही कर दो, आप पहले ट्राई तो करोगे ना खुद। थोड़ा सा एक काम करो, चलो क्लास में इसको टेकअप करते हैं, बिकॉज कई बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है चीज, तो क्लास में इसको थोड़ा सा देखते हैं आगे। और वैसे भी देखो 1 घंटे के लेक्चर में बहुत सारे कंसेप्ट में आपके दिमाग में भर दूं तो वो ठीक भी नहीं है। क्लासेस तो अपन जितनी चाहे लगवा सकते हैं, उसकी कोई कमी नहीं है बीटी में। बाकी okay, Unnam has asked me a question, the answer is yes Unnam, what you are saying is right। और एक काम करो, अभी अपने पास इस लेक्चर के रफली 5 मिनट हैं। 5 मिनट में मैं आपको कोई बहुत ज्यादा बड़ा नया कंसेप्ट तो नहीं बता सकता। वैसे मैंने एक छोटी सी चीज और प्लान करी थी कि आपको डबल रोटेशन थोड़ा सा बताऊंगा चीज का, बॉडी का, लेकिन वो अभी वो आधा घंटा लगता है उसको बताने में, तो उसको अभी 5 मिनट में तो नहीं देख सकते। तो इसी क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ट्राई कर लो। और इस क्वेश्चन में अपने को निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड का मतलब है कि अब की बार अगर देखोगे तो ये जो व्हाइट कलर का कर्व बनाया हुआ है मैंने, आपको इस व्हाइट कलर के कर्व की लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ कर्व निकालनी। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है देखने में, लेकिन फिजिक्स में अच्छी बात यही है कि अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो फिर फर्क नहीं पड़ता है। प्रॉब्लम देखने में जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड लगे, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो प्रॉब्लम फिर एट द एंड ऑफ द डे बनी जाएगी। तो ये व्हाइट कलर का जो कर्व मैंने बनाया है, इसमें से सब रफ वर्क हटा देता हूं। इस कर्व की आपको लेंथ निकालनी है, कहां से कहां तक, जो ओरिजिन वाला पॉइंट है यहां से, जो इसका लाइट ब्लू कलर से मैं मार्क कर रहा हूं, ये वाला, ये वाले पार्ट की अपने को डिस्टेंस ट्रेवल्ड या लेंथ ऑफ कर्व निकालनी है। ये अपना गेम प्लान है। अब ये प्रॉब्लम प्रॉपर एडवांस लेवल की प्रॉब्लम है, बिकॉज इसमें चलो कई सारे बच्चों ने तो इक्वेशन ही बड़ी मेहनत से लिख के टाइप करके दिखा दी है कि ये इक्वेशन आ रही है आपकी। बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड। और इज देयर अ डिफरेंट फॉर्मूला फॉर दिस टाइप? यस रेवा, यू आर राइट कि कंसेप्ट सेम रहेगा, लेकिन फॉर्मूला ऑब्वियसली वो नहीं चलेगा, बिकॉज अब आप इसमें ये नहीं बोल सकते कि चलो सर अपन वही फॉर्मूला रट लिया था, अपन वही लगा देंगे, ये रिजल्ट अपन लगा देंगे और m को dy by dx कर देंगे। ऑब्वियसली ये आप इसमें नहीं कर सकते, फॉर्मूला रटा रटाया नहीं लगा सकते। और एडवांस में और मेंस में फर्क यही होता है, एडवांस में वो ये चेक करते हैं कि आपके कंसेप्ट्स कितने स्ट्रांग है, बिकॉज जिस बंदे ने खाली ये फॉर्मूला रट लिया, आपको ऐसे भी बंदे मिल जाएंगे जिनको वो डेरिवेशन का लॉजिक कुछ नहीं पता होगा, बस फॉर्मूला रट के बैठे हैं, और जहां पे भी रिजल्ट क्वेश्चन आया ये फॉर्मूला लगाना स्टार्ट कर दिया। ऐसे बंदे उन्हें आईटी में नहीं चाहिए। दे वांट पीपल जिनको इसकी डेरिवेशन प्रॉपर्ली पता हो। तो अगर आपको डेरिवेशन पता है तो उसको मॉडिफाई करके आप इस प्रॉब्लम में जरूर लगा सकते हो। तो यहाँ पे अपना काम यही है कि अपने को इस डेरिवेशन को मॉडिफाई करके यहाँ पे लगाना है, और उससे अपना काम होगा। लेकिन इस फॉर्मूले से
जो बंदा रट के बैठा है खाली फॉर्मूला, वो ब्लाइंडली इस फॉर्मूले को लगा के काम नहीं चला सकता है। जैसे इसकी डेरिवेशन में क्या था, डेरिवेशन में ये था कि हमने एक स्लाइस ली थी, स्लाइस की ये वाली चीज dx थी, ये वाली चीज dy थी, पाइथागोरस थ्योरम से अपन ने dl निकाला था और उसके बाद बैठ के उसको इंटीग्रेट किया था। कुछ कुछ उसी तरीके से अपने को प्रोसीड करना है। और कई बच्चों ने मेरे को इसकी इक्वेशंस लिख के भेजी हैं, सो दैट्स गुड। थोड़ी थोड़ी सही भी लग रही हैं, ऑल्दो पूरी तरह से सही अभी तक इक्वेशन नहीं आई है। तो आप थोड़ा सा 2 मिनट इसको ट्राई करो, फिर अपन डिस्कस करते हैं इसे। देखो ये क्वेश्चन को मैं एडवांस लेवल 2 रीजन से बोल रहा हूं। नंबर 1, रटा रटाया फॉर्मूला नहीं लगेगा। नंबर 2, कि जब आप इस कंसेप्ट को लगाओगे, जो कंसेप्ट मैंने बताया था, तो इस कंसेप्ट को लगाना भी इतना आसान नहीं है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन भी है, थोड़ा ट्रिकी भी है और कंसेप्चुअल भी है, दोनों है बातें इसमें। इवन कई बार मेरे पास टीचर्स आते हैं रिक्रूटमेंट के लिए, तो मैं उनको ये क्वेश्चन देता हूँ। सबसे पहले अगर बहुत लोअर लेवल का टीचर है तो मैं उसको ऊपर वाला कंसेप्ट ही दे देता हूँ कि यार चलो भाई पहले ये बता दो कि ये भी एटलीस्ट आपको आता है या नहीं आता है। तो कुछ एक बेचारे तो यहीं फिल्टर आउट हो जाते हैं, लेकिन जिनको मेरे को एडवांस के लिए रखना होता है टीचर्स को, उनको जनरली मैं ये वाला क्वेश्चन देता हूँ तो चेक कि एडवांस लेवल पे चीजें कितनी आती हैं। यू माइट फाइंड इट फनी कि सर टीचर्स का भी इंटरव्यू होता है, द आंसर इज यस, बिकॉज आपके सामने क्लास में भेजने से पहले ऐसा थोड़ी कि कोई भी बंदा आया और अपन ने अन अकेडमी की तरह उठा के उसको बोल दिया कि चलो सर पढ़ाना शुरू कर दो, ऐसा थोड़ी होता है। देयर हैज टू बी अ स्ट्रिक्ट प्रोसीजर कि पहले हमें तो पता चले कि भाई बंदे को कुछ आता है या नहीं आता है। तो हाँ जी, कई सारे आंसर्स आ रहे हैं, सो दैट्स नाइस। हाँ जी, कुछ लोग अन अकेडमी के मजे लेने में ज्यादा खुश हो रहे हैं, तो चलो हमें दूसरों के मजे नहीं लेने, अपने को अपने काम पे फोकस करना है। देखो मैं आपको इसकी थोड़ी सी थ्योरी बताता हूँ अभी, बिकॉज लेक्चर 1 घंटे का था, बट आई एम हैप्पी कि ज्यादातर लोग 1 घंटे के बाद भी अभी टिके हुए हैं यहाँ पे। दैट्स अ पॉजिटिव साइन, दैट्स ऑलवेज अ पॉजिटिव साइन। एंड इनफैक्ट बीटी से जो इतने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं अपने, उसका रीजन यही है कि बच्चे पुणे के बड़े अच्छे हैं। एंड सी, अब देखो, बट अभी भी पुणे से अपन वो रिजल्ट नहीं निकाल रहे हैं जो पुणे डिजर्व करता है आइडियली। मतलब मैंने तो इंडिया भर के ऑलमोस्ट ज्यादातर जगहों पे अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ाए हैं। पुणे से हर साल टॉप 10 में रैंक तो आनी चाहिए। बहुत बार टॉप 10 में रैंक आई भी है, लेकिन वो नहीं है कि हर साल रैंक आ रही है या हर साल मल्टीपल रैंक्स आ रही है। जो अपन डिजर्व करते हैं वो ये है, और उसके लिए वही है कि चीजों का लेवल थोड़ा अपने को ठीक ठाक रखना पड़ेगा। पता अपने ऐसा नहीं बोल सकते बस कि बस खाली एचसी वर्मा कर लिया तो काम हो गया। एचसी वर्मा से बहुत ऊपर के लेवल के क्वेश्चंस आते हैं आपके आईटी की फिजिक्स में। देखो मान लो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि लेट अस से कि ये जो व्हाइट कलर से मैंने इधर बनाया है, ये जो चीज है, ये मान लो अपना कर्व है। मैं फिगर को बहुत मैग्नीफाई करके बना रहा हूं। ऊपर आप देखो, ऊपर जो फिगर थी वो ओवरऑल जो ऊपर वाली फिगर मैंने बनाई थी, इसमें मैं आपको थोड़ी फिगर इस तरह से दिखाई थी कि आपको आइडिया पड़ जाए कि जो कर्व है वो ओवरऑल कैसे जा रहा है। लेकिन अभी मैंने क्या किया है कि इस कर्व का जो बिल्कुल इधर वाला पार्ट है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला जो पार्ट है, इसको मैंने बहुत ज्यादा मैग्नीफाई करके बनाया, सो दैट वी कैन फोकस नाउ ऑन द कंसेप्ट कि अगर किसी कर्व की इक्वेशन, अब ये थोड़ा कठिन मामला है तो ध्यान से सुनना, किसी कर्व की इक्वेशन अगर आपको आर थीटा फॉर्मेट में दी है तो उसको कैसे हैंडल करते हैं ये अपन देख रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि अगर कर्व की इक्वेशन आपको मान लो अगर एक्स वाई के फॉर्मेट में देते हैं, तो एक्स वाई के फॉर्मेट में अपन स्लाइस कैसे लेते हैं अपने को पता ही है, एक्स डिस्टेंस पे डीएक्स थिकनेस की स्लाइस लेते हैं। इंटीग्रेशन में सबसे पहली चीज ये होती है कि भाई स्लाइस कैसे लेंगे ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको सबसे पहले स्लाइस लेना ही सिखा रहा हूं कि अगर चीजें आपको एक्स और वाई के टर्म्स में दी है तो स्लाइस कैसे लेते हैं ये आपको पता ही है, स्लाइस ऐसे लेते हैं। लेकिन अगर आपको चीजें आर थीटा के फॉर्मेट में दी है तो स्लाइस कुछ अलग तरीके से ली जाती है। देखो अगर आर और थीटा के फॉर्मेट में स्लाइस ली है तो कभी भी एक्स डीएक्स की स्लाइस नहीं लेते, स्लाइस फिर इसमें इस तरह से लेते हैं
थीटा एंगल के ऊपर, थीटा एंगल के ऊपर डी थीटा थिकनेस की स्लाइस लेते हैं ऐसे यू। आप ध्यान से देखो, ये जो मैं पिंक कलर से दो लाइंस बना रहा हूं, इनके बीच में अपनी स्लाइस है। तो ये जो चीज है, दो पिंक लाइंस जो मैंने बनाई है, इनके बीच में जो जरा सा रीजन आपको दिख रहा है, ये वाला जो रीजन दिख रहा है, ये स्लाइस है। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर एक्स वाई में प्रॉब्लम दी है तो स्लाइस आपको ऐसे लेनी होती है, जैसा मैंने इधर अभी शेड करके दिखा रहा हूं। लेकिन अगर आर थीटा में प्रॉब्लम दी है, और ध्यान रखना कि सर्कुलर मोशन की और रोटेशन की स्पेशली जो भी अच्छी प्रॉब्लम होगी, उन सब में इस तरह की स्लाइस कहीं ना कहीं लेनी होती है आपको। तो अगर कोई प्रॉब्लम आर थीटा के टर्म्स में दी है तो आपको स्लाइस लेनी होती है थीटा एंगल के ऊपर डी थीटा थिकनेस की। और ये भी सोच के देखो कि सेंटर ऑफ मास में आपने देखा होगा इस तरह की स्लाइस लेने का फंडा। अगर आपको मैंने कोई वायर दिया है और इस वायर की डेंसिटी थीटा के साथ साथ चेंज होती जा रही है, तो आपने याद देखा होगा कि इस तरह के केस में सेंटर ऑफ मास की लोकेशन कैसे निकालते हैं। तो आपको याद होगा कि आप इसी तरह की स्लाइस लेते थे। तो ये बहुत कॉमन है, हजारों प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिसमें आप इस तरीके से स्लाइस लेते हो। तो पहला पॉइंट तो ये है कि आर थीटा वाली प्रॉब्लम में आप स्लाइस कैसे लोगे, थीटा एंगल के ऊपर डी थीटा थिकनेस की स्लाइस लोगे ऐसे। अभी मैं बड़ा क्लियरली मार्क करता हूं कि डीएल क्या होगा। ध्यान से देखो कि ये व्हाइट कलर का जो है, ये पूरा अपना अगर कर्व जा रहा है, तो इस कर्व का जितना पार्ट अपनी स्लाइस के अंदर फंस जाएगा, उसको मैं ऐसे ऑरेंज कलर से मार्क करता हूं अभी। ये आप देखो, ये डीएल होगा। याद करो डीएल क्या होता था। डीएल का मतलब होता था कि अपने पूरे कर्व का जितना पार्ट स्लाइस के अंदर फंस जाता था, उसको अपन डीएल बोलते थे। तो अब आप देखो कि पूरा कर्व तो पूरा अपने रास्ते जा रहा है, लेकिन स्लाइस के अंदर डी थीटा एंगल के अंदर जो पार्ट फंसा है, वो आपका ये है जो मैंने ऑरेंज कलर से मार्क किया है। ये है अपना बंदा डीएल। अब ये डीएल की अपने को निकालनी है लेंथ, बिकॉज याद करो कि हमारा फाइनल टारगेट है लेंथ ऑफ कर्व निकालना। लेकिन कभी भी अपन बड़े लोगों को अटैक नहीं करते, अपन छोटे छोटे लोगों को अटैक करते हैं पहले, कि डीएल छोटा सा है, इसको अगर निकाल लिया, इसको अगर पकड़ लिया, तो एल तो मिल ही जाएगा अपने को, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो हम पहले डीएल के ऊपर फोकस करते हैं। अब देखो डीएल के ऊपर कैसे फोकस करेंगे वो देखते हैं। अब ये ऑरेंज की कलर की अगर अपने को लेंथ चाहिए, तो यू कैन सी कि यहाँ पे अब आप देखो, फाइनली मैं कर्सर यूज करता हूँ थोड़ा सा, यू विल सी यहाँ पे आप देखो ये व्हाइट वाला जो पार्ट है, इसकी लेंथ अगर मिल जाए, और ये पिंक वाला जो ऊपर वाला पार्ट है, इसकी लेंथ मिल जाएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। यू कैन सी कि अगर ये ट्राइंगल बहुत स्मॉल है, तो अपन ये मान सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। तो ये जिधर मैं एक डॉट लगा रहा हूं, ये लेंथ मिल जाए और ये लेंथ मिल जाए, तो पाइथागोरस थ्योरम से मेरे को डीएल मिल जाएगा। और ध्यान से देखो, ये तो अपने को, अपन तो चैंपियन है इसमें, अपने को तो पता ही है कि ये दोनों लेंथ कैसे निकालते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम सब कुछ आर थीटा के फॉर्म में कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये कर्व जो है, कर्व के एक पॉइंट का जो ओरिजिन से डिस्टेंस होता है, इसको अपन आर बोलते हैं। ठीक है, मैं इसको एक बार वापस मार्क करके आपको चलो कर्सर से दिखा देता हूं किसको मैं आर बोल रहा हूं। ये जो डिस्टेंस होगा ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है, इसको आर बोलते हैं। और यहां से जो एंगल होता है, इसको अपन थीटा बोलते हैं। तो आप ध्यान से देखो कि ये डिस्टेंस अगर आर है, तो जब पार्टिकल इधर से इधर तक आया है, मतलब पॉइंट ए से बी तक जाएगा, तो आप ध्यान से देखो कि आर भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और आर के अंदर जो इंक्रीज होता है, उसी को तो अपन डी आर बोलते हैं। तो लेट मी मार्क इट बाय अ सिमिलरली डिफरेंट कलर। ये जो ग्रीन कलर का डिस्टेंस है, आप ध्यान से देखो, ये ग्रीन कलर का डिस्टेंस क्या है? ये है आर का थोड़ा सा इंक्रीज। और कैलकुलस में हमें पता है कि एम के अंदर थोड़ा सा इंक्रीज होता है तो डीएम बोलते हैं, एक्स के अंदर थोड़ा सा इंक्रीज होता है तो डीएक्स बोलते हैं। तो आर के अंदर जो थोड़ा सा इंक्रीज होगा, उसको डी आर से डिनोट करेंगे। तो ध्यान से देखो, पहली चीज कि ये जो डिस्टेंस था ऊपर वाला, जो ग्रीन कलर से मैंने मार्क किया है, ये डिस्टेंस बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल बच्चों वाली बात है। ये डिस्टेंस आपका सिंपली डी आर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बिकॉज ये आर के अंदर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। सिमिलरली जो दूसरा डिस्टेंस है अभी, जिसको मैं डार्क ब्लू कलर से ऐसे मार्क कर रहा हूं अभी, ये वाला जो डिस्टेंस है, अब ये डिस्टेंस उतना सिंपल नहीं है।
लेकिन हमारे लिए ये भी सिंपल है, अपने लिए तो ज्यादा कुछ मुश्किल होता नहीं है कभी। आप देख लो कि ये जो डिस्टेंस होगा ये, हाँ बिल्कुल सही, फटाफट आंसर आए मेरे पास, आई लाइक दिस। ये डिस्टेंस होगा आर डी थीटा। ये नॉर्मली बच्चों को समझाने में हालत खराब हो जाती है आर डी थीटा, लेकिन आई एम हैप्पी टू सी कि यहाँ पे बहुत सारे बंदों को तो ये पता ही था ऑलरेडी, क्लियरली अपने आप ही क्लियर था कि ये आर डी थीटा हो जाएगा। तो और इसीलिए मैं इस बैच में अच्छे क्वेश्चन थोड़े ले भी पा रहा हूँ, बिकॉज थोड़ा हल्का फुल्का बैच होता, प्रीवियस क्वेश्चन जो था उसका आंसर अगर इतने लोगों ने जल्दी जल्दी नहीं निकाला होता तो मैं इस क्वेश्चन को लेता ही नहीं, बिकॉज स्टूडेंट्स को ऑब्वियसली अपन उतना ही पढ़ा सकते हैं जो वो समझ सके। तो आई एम हैप्पी टू सी दैट मेनी ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट। और थोड़ा बहुत अगर ये सेकंड वाला जो पार्ट है जो अभी चल रहा है, ये आसान नहीं है। ये ऐसा होता है जिसमें मतलब जैसा मैं बता रहा था कि टीचर्स को भी कई बार इसमें थोड़ा बहुत डाउट हो जाता है। अच्छे टीचर्स को नहीं होगा लेकिन हर लेवल पे बंदे होते हैं। तो ये वाला पार्ट आपको मैं रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा, तो हो सकता है कि आपको एक बार, एक या दो बार इसको रिकॉर्डिंग चला के फिर देखनी पड़े, बट इसको समझ जरूर लेना है, बिकॉज ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ आज, ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, बिल्कुल कोर कंसेप्ट है जिसके ऊपर पूरी फिजिक्स खड़ी होती है। तो इनमें अगर डाउट रह जाएगा तो आगे आपको आगे चल के बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये चीजें बिल्कुल क्लियर करके रखना। और तो चलो मूविंग अहेड। अभी अपने पास बड़ी कलरफुल सी फिगर बन रही है। ऑरेंज वाला डायगोनल है और ब्लू वाले, तो ब्लू और ग्रीन वाले दोनों साइड्स हैं। तो अभी मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। अच्छा हाँ, एक बंदा पूछ रहा है सर ये आर डी थीटा कैसे आया। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन। सी, आर डी थीटा ये है सर्कल की जो आर्क की लेंथ होती है। सर्कल में आप देखो, किसी सर्कल के अंदर आप देखो, सर्कल के अंदर जो आर्क की लेंथ होती है ये कितनी हो जाती है, ये हो जाती है, सॉरी ये थीटा होता है। सर्कल के लिए जो आप देखते हो L इक्वल टू आर थीटा, ये मैंने लगाया है इसमें। तो जो ब्लू वाली लेंथ है, दिस लेंथ इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाइड बाय ये वाला एंगल। और ये बीच वाला जो छोटा सा एंगल है, ये छोटा सा एंगल थीटा नहीं है, ये डी थीटा है। तो अगर ये एंगल डी थीटा है तो ये जो ब्लू वाली लेंथ है, ये लेंथ भी बहुत स्मॉल होगी। तो ये लेंथ जो है, ये लेंथ हो जाएगी आपकी रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगल सबटेंडेड, दैट एंगल सबटेंडेड इज ओनली डी थीटा। तो ये बात है। और अब अपन तैयार है बिल्कुल इस छोटे से कलरफुल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए। तो डीएल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर, ये लग गई पाइथागोरस थ्योरम। अब ये बड़ी अजीब लगती है शुरू शुरू में कि सर ये डी थीटा वी थीटा स्मॉल है, इनको क्या कर रहे हो आप। बट कुछ नहीं है, अपन अल्टीमेटली स्मॉल है या लार्ज है, ये है तो लेंथ ना। तो लेंथ के ऊपर अपन पाइथागोरस थ्योरम तो लगा सकते हैं। रूट भी लेंगे तो अपन रूट भी ले लेते हैं इसमें। तो dl विल बी इक्वल टू, या एक काम करते हैं, रूट लेने से पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई तो क्या करना है, इसमें डी थीटा कॉमन ले लो, और तो ज्यादा अपन सिंप्लीफाई कर नहीं सकते हैं। तो इसमें डी थीटा का होल स्क्वायर आप कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा आर स्क्वायर और ऐसे, ये हो जाएगा आपका सिंप्लीफिकेशन। अब इससे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन तो पॉसिबल है नहीं, तो इतना तो लेकिन एटलीस्ट पॉसिबल था, तो ये अपन कर ही लेते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन करने के बाद अब आगे देखो, अब खाली छोटे मोटे कैलकुलेशन है। रूट ले लो दोनों साइड पे, तो dl विल बी इक्वल टू डी थीटा, और रूट लोगे तो बाकी हो जाएगा आर स्क्वायर। ये आपका रूट लेके आ जाएगा। और अब फर्दर दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, तो हमें पता है कि इंटीग्रल डीएल ही होता है लेंथ ऑफ कर्व। तो ये जो मैंने रिजल्ट आपको निकाल के दिया है यहाँ पे, ये इसको याद मत करना, ऑल्दो एट अ हायर लेवल बीटेक लेवल पे तो ये याद ही करना होता है रिजल्ट, ये बहुत यूज होता है आपका रिजल्ट आगे चल के। लेकिन जेई लेवल पे अब ये फॉर्मूला मैं नहीं बोलूंगा आपको याद करने को। अगर आपको आर थीटा के टर्म्स में क्वेश्चन आता है तो आप इसको फटाफट डिराइव कर लो, और डिराइव करके आप इसको यूज कर लो, तो आपका काम हो जाएगा। बट ये रिजल्ट आपके पास आगे आता है और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा रिजल्ट है, तो इसको रटने से भी कोई फायदा सच होगा नहीं। इसकी बजाय मैं आपको वो क्वेश्चन में वैल्यू डाल के दिखा देता हूँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा। आप देखो, अपने को कर्व की जो इक्वेशन दी थी वो दी थी r इक्वल टू आर नॉट थीटा, ये अपने को इक्वेशन दी थी। तो इसको आप यूज करो। अपने को अगर इक्वेशन दी थी r इक्वल टू आर नॉट थीटा,
तो अब यहाँ पे आप देख लो dr बाई dt निकाल के, dr बाई d थीटा निकाल के ये हो जाएगा, आप दोनों साइड डिफरेंशिएट करो, ये हो जाएगा आपका r नॉट। ओके ठीक है, चलो 1 मिनट ले लो। सम स्टूडेंट्स आर आस्किंग जस्ट फॉर 1 मिनट टू नोट डाउन एवरीथिंग। आप नोट कर लो, बिल्कुल नोट्स बनाना अच्छी बात है। आई विल बी सेंडिंग यू दी स्क्रीनशॉट्स एंड एवरीथिंग, बट स्टिल थोड़ा बहुत नोट करोगे तो सही रहेगा, अपने ऊपर ही, अपने साथ साथ में आप नोट्स बना लोगे तो बेटर रहेगा। Okay, dark blue color is not visible that well. ठीक है, I will just change that color. Although ठीक है, वैसी छोटी छोटी बातों को लेके परेशान नहीं होते, but I'll just change the color if you want. Okay. चलो, I think it will be visible now. तो इसमें अगेन ध्यान रखना कि फिजिक्स में कोर चीज तो कंसेप्ट होती है, तो इसमें फॉर्मूले को रटने मत बैठना। ये वाला जो रिजल्ट लास्ट में मैंने निकाल लिया बड़ा सा, कई बच्चे कहते हैं कि सर ये सब तो पता नहीं कॉम्प्लिकेटेड था, ये सब समझ में तो आ नहीं रहा, तो अपन क्या करेंगे लास्ट में रिजल्ट याद कर लेंगे। नहीं, ऐसे तो फिर फिजिक्स का गड़बड़ी हो जाएगा पूरा, फिर ऐसे तो मेन ही क्लियर होगा, एडवांस में प्रॉब्लम आ जाएगी। एडवांस में वो क्या कर रहे हैं, आप ध्यान से देखो, इस पूरी डेरिवेशन में मैंने कोई आपको नया कंसेप्ट नहीं बताया है। कंसेप्ट वही था कि किसी भी कर्व की लेंथ निकालने के लिए पहले आप लो, पहला स्टेप लो, स्टेप नंबर 1 स्लाइस। स्लाइस के अंदर जितना थोड़ा सा पार्ट फंस जाएगा कर्व का, उसको अपन पाइथागोरस थ्योरम से उसकी लेंथ निकालते हैं, डीएल। ये कोर कंसेप्ट था जो मैंने वहां इंट्रोड्यूस किया था, और यही मैंने यहाँ पे भी यूज किया है। बस फर्क ये पड़ा कि जब स्लाइस लेते हो तो ये अब ध्यान रखना, आपको ध्यान रखने वाली बात ये है फिजिक्स में कि जब स्लाइस लेते हो तो अगर एक्स और वाई के टर्म्स में आपको कर्व की इक्वेशन दी है तो स्लाइस ऐसे लेते हैं, और अगर कभी भी आपको कोई चीज थीटा बीटा के टर्म्स में दी है तो हमेशा स्लाइस ऐसे लेते हैं। अब ये जनरल रूल है, चाहे सेंटर ऑफ मास हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैट्स हो, फिजिक्स का कोई भी चैप्टर हो, अगर चीजें आपको आर थीटा के टर्म्स में दी है तो थीटा एंगल के ऊपर डी थीटा थिकनेस की स्लाइस लेते हैं, और अगर एक्स वाई के टर्म्स में दी है तो स्लाइस आपको ऐसे लेनी होती है जैसे मैंने फर्स्ट फिगर में बताई थी। तो ये अपन खाली मोशन एंड वन डायमेंशन की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब सॉरी काइनेमेटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। जो कंसेप्ट अपन डेवलप कर रहे हैं वो पूरी, जब तक आपकी फिजिक्स चलेगी, जब तक फिजिक्स का कैरियर आपका चलेगा, तब तक ये सारे कंसेप्ट्स आपके यूज होने वाले हैं। तो स्लाइस लो, स्लाइस लेके ऐसा कलरफुल ट्रायंगल बन जाएगा, और उसके अंदर बस पाइथागोरस थ्योरम लगाते जाओ। फिर सोचो मत उसमें ज्यादा कि चीजें इजी है या कॉम्प्लिकेटेड है, आप बिल्कुल पाइथागोरस लगाते जाओ और आगे कुछ इक्वेशन बना लो। अब जैसे ये जो बॉक्स मैंने बनाया है, इस बॉक्स में अपनी इक्वेशन आ चुकी है। अब इस इक्वेशन को अपन सॉल्व करने वाले हैं, तो बस इसको अपन सॉल्व करते हैं सिस्टमैटिकली। इसको उठा के इधर ही रख लेते हैं। बॉक्स जो था, यहां तक बॉक्स तक तो मैंने आपको जनरल डेरिवेशन दी है एक तरह से। अब मैं अपनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम की वैल्यूज पुट कर रहा हूं धीरे धीरे करके। तो नाउ आई विल स्टार्ट पुटिंग द वैल्यूज। dr बाई डी थीटा इज r नॉट, तो एक तो मैं इसको पुट करने वाला हूं यहाँ पे। तो अपने पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो जाएगी इंटीग्रल डी थीटा आर स्क्वायर प्लस आर नॉट स्क्वायर रेज टू हाफ, ये इक्वेशन आ गई। और r इक्वल टू आर नॉट थीटा था, तो इसको भी इधर पुट कर देता हूं। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल के अंदर डी थीटा आर नॉट स्क्वायर थीटा स्क्वायर, ये ठीक है। अब मैं खाली बिल्कुल बच्चों वाले स्टेप्स कर रहा हूं, खाली ये खाली कैलकुलेशन है, ये आपको खुद ही करना है, ये कॉपी नहीं मारना है। बट बाकी ये खाली बिल्कुल क्लरिकल वर्क है, खाली स्टेप्स लिखते जा रहा हूं मैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं और कुछ नहीं है। तो ये आप अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको पूरा सॉल्व करके पूरा यहां तक आ जाता है। और अभी 11th में आपको खाली इस इंटीग्रेशन की इक्वेशन तक निकालनी है। इसके बाद ये जो इंटीग्रल होता है, ये इंटीग्रल का आपको आगे फॉर्मूला दे देंगे अगर एग्जाम में पूछेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन। ऑल्दो 11th में तो हम बहुत ज्यादा इसके ऊपर क्वेश्चन मोस्टली नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये इंटीग्रेशन लास्ट में थोड़ा सा टेढ़ा सा जाता है, लेकिन अगर पूछेंगे तो फिर आपको इसके आगे फॉर्मूला दे दिया जाएगा। तो
व्हाट यू नीड टू वरी अबाउट इज दिस कि आप इसको कंसेप्ट के ऊपर फोकस करोगे कि अपन यहां तक कैसे पहुंचेंगे। इसको लेके अभी ज्यादा परेशान होना कि सर अब इसके आगे इंटीग्रल कैसे सॉल्व करेंगे। इसका सिंपली फॉर्मूला होता है, कहीं भी आप गूगल करोगे तो गूगल में भी आपको फॉर्मूला मिल जाएगा कि x² + 1। मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं कौन सा फॉर्मूला, अगर आपको आगे सॉल्व करना भी है किसी को, ऑल्दो इसके आगे सॉल्व करने की आपको अभी 11th में रिक्वायरमेंट नहीं है, बट स्टिल अगर किसी को सॉल्व करना है तो आपको ये फॉर्मूला ढूंढना है, इंटीग्रल ऑफ √(x²+1). ये इंटीग्रल जो होता है, ये इंटीग्रल का एक फॉर्मूला होता है कुछ। मैं तो फिजिक्स का टीचर हूं तो मुझे मैथ्स के सारे फॉर्मूले नहीं याद है, लेकिन मैथ्स के सर को पूछोगे तो वो तो ऐसे ऑफ हैंड बता देंगे 1 सेकंड में फॉर्मूला। बाकी गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हो, √(x²+1) के इंटीग्रल का फॉर्मूला आप ढूंढ लो। कुछ लॉग वॉग में आता है ये, कुछ मेरे को थोड़ा बहुत याद है, x + √(x²+1) इस टाइप का कुछ फॉर्मूला होता है, बट गलत फॉर्मूला नहीं देना चाहिए बच्चों को, उसकी बजाय बेटर है दैट आई जस्ट लीव इट हियर एंड। तो इसके आगे कैलकुलेशंस तो होते रहेंगे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन बात ये है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि अपन किस तरीके से ये स्क्वायर वाली इक्वेशन तक पहुंचे थे, जो बॉक्स के अंदर मैंने इक्वेशन डाली है यहां तक अपन कैसे पहुंचे थे, ये मेन बात है। और अच्छा ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है शायद मैंने। हाँ, इंटीग्रल के बाहर खाली r0 होना चाहिए, यू आर राइट, ये खाली r0 होना चाहिए। सो गुड दैट यू करेक्टेड मी देयर। और देखते हैं कोई डाउट वाउट है किसी को इसमें। ओके चलो, अंशुल वेरी राइट। अंशुल इज सजेस्टिंग एन आइडिया कि अपन इस इंटीग्रल को सॉल्व कैसे करेंगे। वो जो आप बोल रहे थे अंशुल, वो आइडिया ठीक था इस इंटीग्रल को सॉल्व करने का। ऑल्दो मैथ्स में आगे चल के आपको कभी भी ये इंटीग्रल सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह के इंटीग्रल्स के सीधे सीधे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन उस फॉर्मूले की जो डेरिवेशन थी, जो आप बता रहे थे सब्स्टिट्यूशन, वो बिल्कुल सही है। वो इस फॉर्मूले की डेरिवेशन में इसी तरीके से सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करते हैं, बट अगेन वो सब आपका आगे मैथ्स का काम है, मैं उसमें अपना टाइम नहीं लगाने वाला। तो मेनली एज अ फिजिक्स टीचर माय जॉब वाज टू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड कि एटलीस्ट बिल्कुल बेसिक फिजिक्स की क्लास है तो एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि भाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे निकालते हैं। और आज के लेक्चर में अपन ने इसी के ऊपर फोकस किया है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे निकालते हैं। मेंस लेवल पे बात करोगे तो खाली आपको एक्स वाई तक ही जाएंगे वो। अगर एडवांस लेवल पे बात करोगे तो ये r थीटा तक भी ये जा सकते हैं, एंड वी नाउ नो हाउ टू टैकल ऑल दीज थिंग्स। तो